जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट सी टेट की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है बाल विकास का। यह हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी मैंने यूपी टेट और सी टेट में जितने भी टॉप क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं बाल विकास से, वो मैंने टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं ताकि आपको तैयारी करने में थोड़ी सी हेल्प मिले कि कैसे प्रश्न जो हैं वो यूपी टेट और सी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश में होता है, इदम, अहम, पराहम या परिस्थितियों में। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व मापन के सिद्धांत प्रस्तुत किए। उन्होंने व्यक्तित्व के दो घटक माने हैं, अचेतन और इदम, अहम, पराहम। ठीक है, एक में तो अचेतन और दूसरा जो है वो इदम, अहम और पराहम। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का जो आंतरिकीकरण होता है वो परायहम में होता है, यानी ऑप्शन जो है वो हमारा तीसरा बिल्कुल सही है। इदम जो है वो जन्मजात मूल्यों से संबंधित है, अहम यथार्थ जगत से संबंधित है और अगर परायहम की बात की जाए तो वो नैतिक मूल्यों से संबंधित है। ये जो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में डैश भी उच्च होंगे। सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करना या फिर अच्छे अंक प्राप्त करना। देखो, यह जरूरी नहीं है कि जो उच्च बुद्धि लब्धि वाला बच्चा है वो सृजनशीलता में भी उच्च ही होगा, यानी क्रिएटिविटी में भी उच्च होगा, यह जरूरी नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस विधि का प्रयोग स्मृति के मापने के लिए नहीं किया जाता? प्रत्यायन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि। तो इनमें से तार्किक विधि को छोड़कर, यानी जो अगर तार्किक विधि को छोड़ दें तो बाकी जो बची हैं, यानी प्रत्यायन विधि, पहचान विधि और पुनः सीखना विधि, इन सभी का प्रयोग जो है वह स्मृति मापने के लिए किया जाता है। बट तार्किक विधि का जो प्रयोग है वो स्मृति मापने में नहीं किया जाता, यानी ऑप्शन जो है वो हमारा दूसरा बिल्कुल सही है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, अवधि, नवीनता, रुचि या आकार। तो इनमें से रुचि जो है वो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, यानी ऑप्शन तीन हमारा बिल्कुल सही है। रुचि जितनी ही अधिक होगी ध्यान भी उतना ही केंद्रित होगा। तो ऑप्शन तीन हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। तो ये तो आप सभी को पता है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सीखना। देखो, मैंने परिवर्तन नहीं, मैंने परिमार्जन बताया था, क्योंकि परिमार्जन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, वह चेंजेस नहीं होते। ठीक है, व्यवहार में तो मॉडिफिकेशन होते हैं, चेंजेस नहीं होते। तो ऑप्शन जो है वो दो, वो है हमारा बिल्कुल सही। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, जब दे रखा है तो यही सही होगा। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? यानी ये सारे उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण, ये सभी किस विधि के सोपान हैं? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या बहिर्दर्शन विधि। तो जिस विधि में पहले उदाहरण देकर समझाया जाता है उसके बाद नियम का सिद्धांत का रूप दे दिया जाता है, वो कौन सी विधि है? वो है आगमन विधि, यानी ऑप्शन जो है वो हमारा दो बिल्कुल सही है। तो आगमन विधि के सोपान ध्यान से समझ लेना, निगमन विधि के सोपान इसके उल्टे हैं, बिल्कुल सेम ही है बट थोड़ा सा और डिफरेंट है। तो बस इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लो, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है पेपर में पूछे गए हैं अब तक। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पश्च पारंपरिक अवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो कोहलबर्ग हैं, कोहलबर्ग किस विकास से संबंधित है? कोहलबर्ग नैतिक विकास से संबंधित है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कुल 6 चरणों का वर्णन किया है। 6 चरण, कितने चरण? 6 चरणों का वर्णन किया है। उन 6 चरणों में उन्होंने क्या किया? उन्होंने दो दो चरणों को एक साथ रखकर उन्हें 3 स्तर बना दिए। सबसे पहले नंबर का जो स्तर है वो है पूर्व पारंपरिक अवस्था, यानी पहला स्तर है। ठीक है, इसकी जो अवधि है वो 4 से 10 वर्ष की है, 4 से 10 वर्ष की। उसके बाद जो दूसरी अवस्था है वो है पारंपरिक अवस्था, यानी जो दूसरे नंबर की अवस्था है इसकी जो अवधि है वो है 10 से 13 वर्ष की। कितनी? 10 से 13 वर्ष की अवधि है इसकी। इसके बाद जो तीसरा स्तर है वो है पश्च पारंपरिक स्तर, यानी जो अवस्था है वो तीसरी वो पश्चात पारंपरिक अवस्था है। इसका जो समय है वो है 13 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक, यानी 13 से प्रौढ़ावस्था तक। बस सुनना है आपको। जो पहला स्तर है वो सबसे निचला स्तर है, इसे सबसे निचला स्तर की संज्ञा दी गई है।
और इसी स्तर में क्या सही है क्या गलत वो सभी के सभी बाहर से मिलने वाली सजा या उपहार पर निर्भर रहता है। यानी इस स्तर में नैतिकता पर बाह्य नियंत्रण रहता है, यानी ऑप्शन जो है वो हमारा पहला बिल्कुल सही है। इस पर सामाजिक नियंत्रण रहता है, यानी पारंपरिक अवस्था पर जो नैतिकता पर जो नियंत्रण रहता है वो सामाजिक नियंत्रण रहता है, और पश्च पारंपरिक स्तर पर जो है आंतरिक नियंत्रण रहता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं, यानी इनमें से कौन से अवधान के यानी ध्यान के आंतरिक एवं व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपन, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध या पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। इसमें अवधान का जो तात्पर्य है वो ध्यान से है। तो ध्यान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन से हैं, वो है रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसे प्रा कर लो, ठीक है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टैट का जो विकास है वो डैश के द्वारा किया गया था, साइमंड, होल्टमैन, मरे या बेलक। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टैट का जो विकास किया गया था वो किया गया था मरे के द्वारा, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। इसमें 31 कार्ड होते हैं, यानी 31 इसमें टोटल कार्ड होते हैं, और उनमें से 30 कार्ड पर चित्र होते हैं और एक कागज़ जो होता है वो सादा होता है, यानी सिंपल होता है। परीक्षण के समय जो है वो 20 कार्डों का ही यूज़ होता है। चित्र के अनुसार हमें क्या करना होता है, 5 मिनट में कोई भी कहानी बनानी पड़ती है। कितने कार्ड होते हैं इसमें, 31 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड पर चित्र होते हैं, 30 कार्ड पर। परीक्षण के समय कितने कार्ड का प्रयोग होता है, तो वो 20 कार्ड होगा। क्या करना पड़ता है, तो 5 मिनट में एक कहानी बनानी पड़ती है एक कार्ड के हिसाब से, ठीक है। जो भी आपके सामने कार्ड आए तो उससे आपको कोई कहानी बनानी पड़ती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और या प्रौढ़ावस्था। तो किशोरावस्था है जिसकी आयु 12 से 18 वर्ष या फिर 13 से 18 वर्ष भी मिलती है किसी किसी प्रश्न में, उस अवस्था में बुद्धि का सबसे अधिकतम विकास होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा है, वो है यानी बाल मनोविज्ञान के अंदर क्या किया जाता है, गर्भावस्था किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन जो है हमारा चौथा वो है बिल्कुल सही। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। बीच में डैश है बट देखो थोड़ा बहुत आंसर तो मिल ही जाता है कि ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या उद्दीपन की सक्रियता। तो ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की सबसे अधिक भूमिका होती है, सबसे प्रमुख भूमिका होती है। जितना तीव्र उद्दीपन होगा उतना ही ध्यान अधिक आकर्षित होगा। तो यह प्रश्न का जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवर्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है, स्तंभाकृति, आवर्ती बहुभुज, संचयी आवर्ती या रेखाचित्र। देखो कहा क्या गया है कि जब हम वो बनाते हैं ना, देखो ऐसा कुछ कॉलम टाइप से ऐसे बनाते हैं ऐसे बार से, तो इन्हें क्या बोलते हैं ये पूछे जा रहा है। तो इन्हें बोलते हैं क्या, स्तंभाकृति बोलते हैं। पता है आपको, आपने बनाए हैं 10th 12th 11th सब में, तो इन्हें स्तंभाकृति कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, क्रैचनर के द्वारा, युंग के द्वारा, शेल्डन के द्वारा या स्पेंजर के द्वारा। तो देखो कार्ल युंग ने व्यक्तित्व को 3 हिस्सों में बांटा है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, यानी युंग जो है हमारा सही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है, विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षा केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। देखो इससे रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ जो मेरे माइंड में अभी अभी बिल्कुल अभी अभी आया है कि किसने कहा था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, और आज जो है मनोविज्ञान वह व्यवहार की विधि के रूप में स्वीकार्य है। यह किसने कहा था, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान कौन सा है, तो वो है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एसओआर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, वाटसन के द्वारा, कॉफका के द्वारा, कोहलर के द्वारा या गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा।
देखो एसओआर जो कारक है वो वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था, ठीक है, वुडवर्थ के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा जो है वो प्रस्तावित किया गया था एसओआर कारक, ठीक है। बट जो ऑप्शन है उसके हिसाब से जो विभाग ने सही बताया था वो बताया था चौथा, गेस्टोलवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हम मानेंगे वो मानेंगे चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या सहचर्य का नियम? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के जिस नियम पर आधारित है वो है तत्परता का नियम। देखो पाठ प्रस्तावना में हम प्रश्न पूछते हैं पूर्व ज्ञान से संबंधित, वो क्या करते हैं, फिर तत्पर करते हैं, तत्परता के नियम पर आधारित है, वह तत्पर करते हैं बालक को नया ज्ञान सीखने के लिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ साथ परम शून्य भी हो क्या कहलाती है? नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी? तो इनमें से अनुपात मापनी जो है वो मानव व्यवहार की बुद्धि क्षमता मापने का एक यंत्र है और इसमें ही परम शून्य भी होता है, यानी ऑप्शन जो है वो चार हमारा बिल्कुल सही है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ जो आपको बताना भी है, चलो बता ही देता हूँ मैं आपको। मनोविज्ञान के जनक कौन है? ये आपको पता होना चाहिए। मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? अरस्तु हैं, अरस्तु हैं, ठीक है। मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? ये भी तो आपको पता होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो है थॉर्नडाइक, ठीक है। क्या है? थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक। बट अगर पूछा जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है तो वो है विलियम वुंट। कौन है? वुंट, विलियम वुंट। तो ऑप्शन जो है बस इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था किस पर? कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर या चूहे पर? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया कोहलर ने। यह हमें प्रश्न में दे रखा है। और कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो वो किया था सुल्तान नाम के वनमानुष पर, यानी जो ऑप्शन है वो हमारा दूसरा वो है बिल्कुल सही। कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा? देखो इसमें तो साफ ही दिख रहा है कि जो प्रेरणा है वो छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, क्योंकि प्रेरणा के द्वारा ही छात्रों में रुचि जो है वो उत्पन्न होती है। प्रेरणा की जो संकल्पना है वो मैस्लो ने दी थी और उन्होंने कहा था कि प्रत्येक जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभिप्रेरित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर? देखो शिशु की बात की जा रही है तो यानी शैशवावस्था की बात हो रही है। शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है, सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। इसमें जो व्यवहार आधारित होता है वो है मूल प्रवृत्तियाँ पर, यानी जो मूल प्रवृत्ति होती है यानी हंसना, रोना, इन्हीं पर उसका व्यवहार जो है वो आधारित होता है। तो यानी ऑप्शन जो है वो हमारा पहला बिल्कुल सही है। और शैशवावस्था की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? जन्म से 6 वर्ष तक की होती है, ठीक है, जन्म से 6 वर्ष तक की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह अवस्था जो कि माता के किसवें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम? तो देखो वह अवस्था जो माता के किसवें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है तो वो कहलाती है डाउन सिंड्रोम, यानी ऑप्शन जो है वो एक हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि? तो देखो वह कहलाता है सीखने का स्थानांतरण। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि सीखने का स्थानांतरण किसे कहते हैं, एक बार फिर बता देता हूँ। देखो ऐसा जैसे शिक्षक जो पढ़ाता है बच्चा उसे सीख कर अपने जीवन में उपयोग करता है, तो इसमें सेम वही हो रहा है कि अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग हो रहा है, तो यही सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। तो यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था? टोलमैन, बेंडूरा, थॉर्नडाइक या कोहलर? तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय जो दिया गया था वो दिया गया था बंडूरा के द्वारा, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। इसके अंदर बालक के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है तथा साथ ही उचित जो है वो सकारात्मक यानी पॉजिटिव निर्देश दिए जाते हैं ताकि बालक का मानसिक व शारीरिक विकास हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? सामान्यीकरण, विभेदीकरण,
प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण। ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा क्योंकि देखो ये पेपर में आ चुका है और मुझे लग रहा है इस बार भी पेपर में आएगा, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो। संप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम सोपान होता है ना, वो होता है प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, पहला सोपान जो होता है वो होता है प्रत्यक्षीकरण। चलो इस पर नंबर डाल देता हूँ, ये पहला होता है। उसके बाद आता है विभेदीकरण, यानी ये दूसरा होता है। उसके बाद आता है तीसरा यानी पृथक्कीकरण, और फिर आता है सामान्यीकरण यानी चौथा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए तीसरा। और यह जो प्रक्रिया है ना, देखो ये जो प्रक्रिया है संप्रत्यय निर्माण की, यह प्रक्रिया जो है बच्चे की आयु बढ़ने के साथ साथ भी बढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा, ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या व्यक्तिकता का सिद्धांत। देखो वृद्धि और विकास जो है वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और इसके जो सिद्धांत है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत हैं उसमें निरंतरता का सिद्धांत भी है, समन्वय का सिद्धांत भी है, व्यक्तिकता का सिद्धांत भी है। इसके अलावा वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत भी है, विकास क्रम का सिद्धांत भी है। ठीक है, तो ये सभी सिद्धांत है, बट जो वर्गीकरण का सिद्धांत है वो वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है, सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो देखो ये प्रश्न जो है वो यूपी टेट और सी टेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही प्रश्न यूपी टेट सी टेट एग्जाम में आते हैं और रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए प्रश्नों को ध्यान से समझें, पढ़ें और फिर उसे टिक लगाएं। तो ऐसे ही प्रश्न मैं आपके लिए बार बार लेकर आता रहूँगा ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।